चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अकाउंट्स के टर्मिनोलॉजी के बारे में, अकाउंट के अलग अलग टर्म्स के बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारा क्या होता है? बिजनेस यानी कि हमारा व्यापार से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। तो हमारी व्यापार से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो होती है उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इट मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये एक तरीके की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी होती है बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में। दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, जो कि शुरू करता है रिकॉर्डिंग करना, और जिससे हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस की स्टार्टिंग हो जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको मनी के टर्म्स में मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स कर लिया, सेल ऑफ गुड्स कर लिया, पेमेंट कर दी, है ना, या फिर हमें कहीं से पैसा मिल गया, रिसिप्ट मिल गई, या हमने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में, क्योंकि ये सारी बातें हमारी बिजनेस से रिलेटेड है। अच्छा, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन भी दो प्रकार की होती है, इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन जिसे हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी सेकंड पार्टी। फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन लग जाना फिक्स्ड एसेट्स पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारा एक तरीके का एक्सपेंस होता है। ये एक तरीके से हमारा खर्चा तो बढ़ा देता है, पैसा हमारा जा रहा है, लेकिन उसके बदले में हमें कोई मॉनेटरी वैल्यू, कोई एक्सचेंज में कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन हमारा ये एक्सपेंस है। ठीक, ये इसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन, या फाइनेंशियल इवेंट भी बोल देते हैं इसे। हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था ना, फाइनेंशियल इवेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो फाइनेंशियल इवेंट है ये इंटरनल ट्रांजैक्शन, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी वही है ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जिसे बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। यही बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि अभी हम कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन बिटवीन ओन बिजनेस, अपने बिजनेस के बीच में, और सेकंड पार्टी के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, सीधी बात है, अब जो हम लेन देन कर रहे हैं उसको ही हम बोल देते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कैश पेड टू क्रेडिटर, हमने अपने क्रेडिटर को कैश पे करा। ठीक है, अभी क्रेडिटर कौन होते हैं अभी हम आगे देखेंगे। मेनली ये वो लोग होते हैं जिनको पैसा देना होता है हमें। ठीक, अब मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू के नजरिए से देखें कि हम कैसे सेटल करते हैं पेमेंट को, ट्रांजैक्शन को। तो दो तरीके की ट्रांजैक्शन आती है, एक तो कैश ट्रांजैक्शन यानी कि नगद में, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि उधारी पे। कैश ट्रांजैक्शन हमारी कौन सी, इसमें क्या बातें हैं? एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि सेटल्ड हो जाती है इमीडिएटली बाय पेइंग और रिसीविंग। ठीक है, इस पर ध्यान देना, या तो बाय पेइंग और रिसीविंग, या तो हम पे कर रही है हैंड टू हैंड, उसको सेटल कर दे रही है, या हम रिसीव कर ले रहे कैश और वो ट्रांजैक्शन वही सेटल हो गई। उसी को बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, नगद में लेन देन करना, जैसे परचेज ऑफ गुड्स ₹4 100 इन कैश, हमने 100 रुपये का सामान खरीद लिया, या सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹75 इन कैश, या 75 रुपीज का सामान हमने बेच दिया। अब दूसरी प्रकार की जो ट्रांजैक्शन होती है, सेटलमेंट ऑफ वैल्यू होती है, उसको हम बोल देते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि उधारी में लेन देन करना। ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच इट इज प्रोमिस टू पे और रिसीव लेटर, जहाँ पर प्रोमिस किया जाता है, ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें प्रोमिस किया जाता है पे करने का, या फिर आपको प्रोमिस मिलता है, रिसीव होता है कि आपको बाद में पैसे मिल जाएंगे, लेटर, उसको बोल देते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
फॉर एग्जाम्पल परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, हमने राम से माल खरीदा उधारी पे, तो हमने राम को एक तरीके से प्रोमिस कर दिया कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक, या पैसा तो दिया नहीं गया, यहाँ प्रोमिस दिया गया है, पेमेंट का प्रोमिस। बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद हमारा सेकंड टर्म आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है बिजनेस के लिए? कैपिटल यानी कि पूंजी, जो कि ओनर या प्रोप्राइटर जिसे बोलते हैं वो बिजनेस में लगाता है अपना पैसा, उसको कह देते हैं कैपिटल। ये ऐसा अमाउंट है इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, ठीक। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, या तो ये पैसा हो सकता है या फिर एसेट्स हो सकते हैं। एसेट्स यानी कि फर्नीचर, कंप्यूटर, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, ठीक है। एसेट्स की पैसों में भी कोई वैल्यू होनी चाहिए, ये नहीं है कि कोई बेकार की फिजूल की चीज को हम कह दे ये तो हमारे एसेट्स है, लो जी मेरे कैपिटल में जोड़ लो। अच्छा, इसका दूसरे नाम और क्या होते हैं कैपिटल के? इसके दूसरे नाम होते हैं नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी। नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी। अब कैपिटल का फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या बता रखा है, जब हम सारे एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल निकल के आ जाती है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल। इसको थोड़ी और आसान फॉर्म में समझते, इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो ये एक बंदा है, तो ये कौन है? ओनर है। ये कौन है? ओनर। और ये भी बिजनेस में क्या लगा रहा है? ये इसका बिजनेस है। ये इसका बिजनेस है और ये बिजनेस में लगा रहा है कैपिटल, ठीक। अब वो कैपिटल या तो रुपीस में हो सकती है या फिर लैंड में भी हो सकती है। लैंड यानी कि एसेट्स में हो सकती है, फर्नीचर में हो सकती है, ठीक, कंप्यूटर में भी हो सकती है। लैंड, कंप्यूटर, फर्नीचर, ठीक, ये सारे एसेट्स है। या तो वो एसेट्स दे रहा है या फिर पैसा दे रहा है, ठीक है। वो या तो आपका वो मनी टर्म्स में दे रहा है पैसा, ठीक, या वो एसेट्स फॉर्म्स में दे रहा है। किसको? बिजनेस को। उसको उसके कैपिटल कह देते हैं। सपोज करो उसने 1 लाख रुपए वो अपने घर से लाया और 2 लाख रुपए के वो एसेट्स ले आया। उस पर मान लो कोई पुरानी कार पड़ी थी जो कि बिजनेस में काम आएगी, ठीक है, पिकअप वैन लगा लो। वो उसने उसकी मार्केट वैल्यू, उसका मॉनेटरी वैल्यू 2 लाख रुपए, तो हमने 2 लाख रुपए लिख लिए उसके। तो 2 लाख रुपए की उसकी पिकअप वैन हो गई जो कि बिजनेस में सामान ढोने के काम आएगी, ठीक। और 1 लाख रुपए की उसकी मॉनेटरी वैल्यू रुपीस हो गई, है ना, कैपिटल हो गई। तो आपका ये 3 लाख रुपए टोटल वो कैपिटल हो गई उसकी, बिजनेस के अंदर लगी हुई, ठीक। कैपिटल समझे? कैपिटल क्या होती है? अब इसी का तीसरा टर्म आ जाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या भले का नाम है? ये ऐसा अमाउंट है विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, जो कि प्रोप्राइटर निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, उसको हम ड्राइंग बोल देते हैं। मान लो ओनर को जरूरत पड़ गई पैसों की, अपने पर्सनल काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई, अब उसका इंतजाम नहीं हो पा रहा जल्दी से कोई पैसों का, तो बिजनेस से पैसा वो निकाल सकता है। उसको कोई खरीदारी करनी हो, उसको कोई अर्जेंट नीड हो, ठीक है, उसको ही हम ड्राइंग्स बोल देते हैं। और ड्राइंग्स क्या करती है? ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ ओनर। ये कैपिटल कम कर देती है ओनर की, ओनर की कैपिटल को कम करती है ड्राइंग। ड्राइंग
या तो वो कैश भी निकाल सकता है या वो गुड्स भी निकाल सकता है बिजनेस से। ठीक, जैसे मान लो एक बिजनेस है आपका, फर्नीचर बनाने का ही बिजनेस है, तो अब फर्नीचर उसको अपने घर के लिए भी चाहिए। ठीक, तो कुछ फर्नीचर वो अपने घर में लगवा लेता है, तो ये माना जाएगा कि ओनर ने ड्राइंग कर ली, ओनर ने ड्राइंग कर ली। तो इस चीज को हम ड्राइंग बोलते हैं, जो कि कैपिटल को ही कम करती है हमारे ओनर की। अब फोर्थ टर्म देखते हैं, लायबिलिटीज, जिसका दूसरा नाम बर्डन भी है। वो क्या चीज होती है? लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। अमाउंट ओड बाय द बिजनेस यानी कि अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। ये ऐसा अमाउंट है जो कि बिजनेस को पे करना है। ठीक है। लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर यानी कि देनदारी ओनर के प्रति, उसको बोल देते हैं इंटरनल लायबिलिटी। ठीक, क्योंकि ओनर ने कैपिटल लगाई है। और लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर, जो आउटसाइडर बंदे हैं उसको जो देनदारी है बिजनेस की, जो उसको उन लोगों को जो पेमेंट देनी है, उसको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक, अभी एक्सटर्नल लायबिलिटी भी दो प्रकार की होती है, जो कि बाहरी लोगों को पैसा चुकाना होता है बिजनेस को। अब वो दो प्रकार की कैसे होती है? एक तो एक्सटर्नल लायबिलिटी को देखो यहाँ पर दो तरह पे ये बटी हुई है, बाइफरकेट हो रही है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज वो वाली लायबिलिटी होती है जो कि पेबल आफ्टर 1 ईयर, जो कि 1 साल के बाद चुकानी है, आपको इतनी जल्दी नहीं चुकानी। लेकिन करंट लायबिलिटीज वो होती है जो कि 1 साल के अंदर ही अंदर आपको चुकानी होती है, उसको हम बोल देते हैं करंट लायबिलिटीज। छोटी अवधि की लायबिलिटीज ये होती है आपकी लंबी अवधि की लायबिलिटी, लंबी अवधि की देनदारी, और ये होती है आपकी छोटी अवधि की देनदारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या बोलता है? बैंक लोन इज द नॉन करंट लायबिलिटीज। बैंक लोन एग्जाम्पल है नॉन करंट लायबिलिटीज का, क्योंकि बैंक लोन लंबे समय के लिए चलते हैं। ठीक है, 20-20 साल के लिए बैंक लोन होते हैं, होम लोन जैसे होता है 20-20 साल के लिए हो जाता है। ठीक है, 1 साल का तो गेम ही नहीं है वो तो आपका 1 साल से ज्यादा का चलता है, वो लायबिलिटीज आप पे ज्यादा समय के लिए रहती है। लेकिन आपका जो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर यानी कि वो बंदा जिसको पैसा देना है, बिल्स पेबल, बिल्स ऐसे बिल जो कि पे करनी है आपको, उसको करंट लायबिलिटी की श्रेणी में डाला गया है। बिजनेस के लिए वो करंट लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि वो विद इन 1 ईयर पे करने होते हैं बिजनेस को। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एसेट्स कौन से होते हैं। एसेट्स क्या चीज होती है बिजनेस के लिए? एसेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये एक तरीके का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, यानी कि जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे बिजनेस को, ठीक है, यहाँ से पैसों से बेनिफिट देंगे, उनको एसेट्स बोलते हैं। ऐसे अधिकार जो कि बिजनेस ओन करता है या बिजनेस कंट्रोल करता है। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस। एसेट्स आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, कैश, गुडविल, पेटेंट, ये सब बिजनेस के लिए आपके हो गए एसेट्स। अब एसेट्स को हम 2 कैटेगरी में भी बांट सकते हैं। एक होते हैं हमारे वो एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, और एक होते हैं हमारे वो एसेट्स जिसको हम छू नहीं सकते,
उसको हम बोल देते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। लैंड को छू सकते हैं, हाँ जी छू सकते हैं, तो ये क्या है टेंजिबल। बिल्डिंग को छू सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल। मशीनरी, हाँ जी टेंजिबल, मशीन को भी हम छू सकते हैं। फर्नीचर को छू सकते हैं, हाँ जी छू सकते हैं, ये भी टेंजिबल है। डेटर, हाँ जी डेटर को भी छू सकते हैं। डेटर हमारा वो होता है जिससे हमें हमें पैसे लेने होते हैं, ठीक है जी, ये हमारा एसेट्स है। कैश छू सकते हैं, वो तो ऑब्वियस बात, हम रोज ही छूते हैं। गुडविल, क्या किसी भी बिजनेस की गुडविल को छुआ जा सकता है? नहीं। तो ये आपका आता है इंटेंजिबल में। पेटेंट, पेटेंट हमारा इंटेंजिबल एसेट्स में आता है क्योंकि हम इसे छू नहीं सकते, ठीक। कॉपीराइट, ये छू नहीं सकते लेकिन हमारे एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं ये, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है बिजनेस के लिए। एसेट्स को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। अब वो 3 कैटेगरी क्या होती है? पहले आता है नॉन करंट एसेट्स, लंबी अवधि के एसेट्स। फिर आपका दूसरा आता है करंट एसेट्स यानी कि छोटी अवधि के एसेट्स। और तीसरा आता है आपका काल्पनिक एसेट्स यानी कि फिक्टिटियस एसेट, ठीक। लंबी अवधि के एसेट्स देखते हैं पहले तो। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? वो एसेट जो कि विच आर नॉट मेंट फॉर सेल, नॉट मेंट फॉर सेल यानी कि जो जल्दी से सेल के लिए उपलब्ध नहीं होते, हम सेल के पर्पज के लिए नहीं रखते इनको, और उनको हम रखते हैं 1 साल से ज्यादा के लिए अपने पास, जो इजीली कन्वर्टेड नहीं है इनटू कैश में, तो आपका वो नॉन करंट एसेट्स में आ जाते हैं, ठीक है। लैंड नॉन करंट एसेट्स है, हाँ जी लैंड नॉन करंट एसेट्स है। लैंड को हम लंबी अवधि के लिए रखते हैं, इजीली कन्वर्टेड नहीं होते कैश में ये। बिल्डिंग भी हमारे नॉन करंट एसेट्स है, मशीनरी भी हमारी नॉन करंट एसेट्स में आएगी, फर्नीचर भी नॉन करंट एसेट्स में आएगा। लेकिन डेटर हमारा करंट एसेट्स है, डेटर हमारा विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारा करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है। सीए मतलब करंट एसेट्स, क्योंकि ये भी 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब करंट एसेट्स देखते हैं। करंट एसेट्स यानी कि जो छोटी अवधि के एसेट्स होते हैं जो कि जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। दोज एसेट्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, ऐसे एसेट्स जो कि जल्दी कन्वर्टेड हो जाते, इजीली कन्वर्ट हो जाते कैश के अंदर। एंड हेल्ड फॉर रीसेल, और रीसेल पर्पस के लिए हमारे पास रखे होते हैं, ठीक है, लेस देन 1 ईयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल डेटर, स्टॉक, कैश, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब हमारे ऐसे एसेट्स है जो कि हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसको कैश में इजीली। डेटर वो बंदा होता है जिससे हमें पैसा लेना होता है, तो हम विद इन 1 साल के अंदर अंदर हम उससे पैसा ले लेते हैं, ये नहीं कि 10 साल बाद पेमेंट दी हो, नहीं ऐसे नहीं होता। स्टॉक, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री, जो भी चीज का हम बिजनेस करते हैं उसका स्टॉक होता है ना, ठीक है, वो स्टॉक भी हमारे लिए एसेट्स है। कैश, जो हमारे पास कैश पड़ा है, बिजनेस का कैश जो है, वो भी हमारा एसेट्स की कैटेगरी में आता है, करंट एसेट्स है वो में हमारे लिए। बिल्स रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो कि हमने एडवांस में पे कर दिए, वो हमारा आ जाता है करंट एसेट्स की कैटेगरी में। ये भी हमारा करंट एसेट्स है जो कि जल्दी से ही आपका, जो कि 1 साल के अंदर अंदर ही इनका लाभ खत्म हो जाते हैं, मेनली ये बात ले लो। करंट एसेट्स हो गया, नॉन करंट एसेट्स हो गया। अब हमारा जो तीसरे प्रकार का एसेट होता है वो होता है फिक्टिटियस एसेट, ठीक, फिक्टिटियस एसेट। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है।
ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च अगले साल तक चलता है। जैसे अब ये जो करंट अकाउंटिंग पीरियड जो चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2026 से लेकर ये चलेगा 31 मार्च 2027 तक। इसको हम बोलते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब आगे इसका फिक्टिटियस एसेट की तरफ जाते हैं। इसमें क्या बातें लिखी है? दीज आर द लॉसेस नोट रिटर्न ऑफ। ये ऐसे लॉसेस है जो कि नोट रिटर्न ऑफ है इन द ईयर, उस साल, इन विच दे आर इनकर्ड, बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इसका ये मतलब है ये ऐसा खर्चे है, ऐसे लॉसेस है जो कि उस साल प्रॉपर नहीं लिखे जाते, इसको हम आने वाले कई अकाउंटिंग पीरियड में बांट देते हैं। जैसे मान लो इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में 1 अप्रैल 2026 से लेकर जो 31 मार्च 2027 तक चलेगा, इसमें हमने खर्चा करा 5 लाख रुपीस का। किस पे खर्चा करा? एड पे। एड दिखाने के लिए बिल बोर्ड लगा दिए और जगह जगह एड चला दी। पर हम 5 लाख रुपए नहीं लिखेंगे अपने अकाउंट में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 5 लाख रुपए का खर्चा नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे कि हमारा 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ। ठीक है, और आने फिर 4 लाख रुपए कहाँ गए? उन 4 लाख को हम आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में पोस्टपोन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो अकाउंटिंग पीरियड आएगा वो आएगा 1 अप्रैल 2027 से लेकर 31 मार्च 2028 वाला। ठीक है, उसमें फिर हम जब आएगा तो 1 लाख रुपए लिख देंगे कि हमने 1 लाख रुपए का खर्चा करा। किस पे करा? ऐड पे करा। हालांकि उस वाले अकाउंटिंग पीरियड में हमने नहीं करा, कर तो हमने पूरा इसी में लिया। 5 लाख रुपए का इस्तेमाल हमने इसी साल कर लिया, लेकिन उसको हम बांट देंगे क्योंकि जो ये ऐड चलेगी ना, इसका लाभ हमने एस्टिमेट लगाया कि आने वाले 5 साल तक मिलेगा। एक जनरल एग्जांपल है ये, तो उसको आने वाले 5 साल में उनका खर्चा भी हमने बांट दिया। हालांकि 5 लाख रुपए तो हम खर्च कर चुके हैं इसी करंट अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन हम लिखेंगे हमने 1 लाख रुपए खर्च करे, फिर अगले साल फिर 1 लाख रुपए खर्च करे, फिर जो अकाउंटिंग पीरियड आएगा फिर 1 लाख रुपए खर्च करे। ऐसे ऐसे करके हम 5 अकाउंटिंग पीरियड में उन खर्चे को बांट देंगे। ऐसे हमारा उसी को हम बोल देते हैं फिक्टिटियस एसेट। फॉर एग्जाम्पल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। जो एड का खर्चा होता है वो इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एसेट्स है हमारे, मेन हमारा एसेट्स है, फिर इसको हमने बांट दिया नॉन करंट एसेट्स में और करंट एसेट्स में। अब नॉन करंट एसेट्स में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट तो अभी हमने देखे फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, एक तो इंटेंजिबल और टेंजिबल। लैंड, बिल्डिंग, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब आपका फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जो कि 2 कैटेगरी में बटे होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, जिसको छू सकते हैं, जिसको नहीं छू सकते। एक हमारा नॉन करंट एसेट्स, लंबी अवधि का जो एसेट्स होता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट भी होता है। इन्वेस्टमेंट यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देना कि जिसको हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर दिया पैसे को, 10 साल 5 साल जो हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट्स है। वो हमको इंटरेस्ट बना के देगी, हमको पैसा बना के देगी, इकोनॉमिक बेनिफिट करवाएगी हमें वो आगे जाके। लेकिन उसको हमने फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में ना रखे हुए उसको एक अलग ही दे दिया कि नॉन करंट एसेट्स यहाँ से फिक्स्ड एसेट्स में बढ़ जाते हैं और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में बढ़ जाते हैं। ठीक है, लंबी अवधि की जो इन्वेस्टमेंट कर दी उसमें बढ़ जाते हैं। और फिर हमारा करंट एसेट्स तो होता ही है। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ये तो सिंपल सा है। करंट एसेट्स
those assets which is converted into cash within 1 year. एग्जाम्पल लाइक स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, आपका डेटर्स, ठीक है, ये सब आपके करंट एसेट्स के एग्जाम्पल है। अब देखो फिक्स्ड एसेट्स को टेंजिबल इंटेंजिबल में बांट दिया। टेंजिबल में मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग छू सकते हैं। इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, इनको छू सकते हैं? नहीं छू सकते, पर इनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड, टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। एंड इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो ना दिखाई देते ना छुए जा सकते। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारा सिक्स्थ टर्म, दैट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर हमारा या तो पर्सन होता है या हमारी एंटिटी होती है कोई, ठीक है, या तो कोई बंदा होगा या कोई एंटिटी होगी, ठीक है। लाइक अदर बिजनेस, जिसको बिजनेस ओज करता है। ओज यानी कि बिजनेस की देनदारी है, उसको पैसा देना है भाई, वो हमारा क्रेडिटर है, हमें उसे पैसा देना है। बिजनेस पेबल है, उसके लिए पे करना है बिजनेस को। क्या पे करना है? मनी अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हमने उससे उधारी पे माल ले रखा है, तो अभी हमने उसको पे करना है, उस बंदे को या उस एंटिटी को, क्या दूसरा बिजनेस हो कोई भी हो, उसको पे करना है अभी हमको, तो वो हमारा क्रेडिटर है। और क्रेडिटर क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी हमने देखा था ना, करंट लायबिलिटी क्या होती है? विच इज पे विद इन 1 ईयर, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पर लिखा ना, एज इट इज ए करंट लायबिलिटी फॉर बिजनेस एज इट इज पेबल विद इन 1 ईयर, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर इसको पे कर देना होता है। कोई भी हमारा क्रेडिटर जब भी बनता है जिससे हम उधारी पे माल खरीद के लाते हैं, उधारी पे गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, तो वो हमारा क्रेडिटर है। अब हमें उसे पैसा देना है। अब इसमें 7वां टर्म आता है डेटर। ये डेटर कौन होता है? ये भी एक तरीके का पर्सन हो सकता है या एंटिटी हो सकती है, फ्रॉम हुम, जिससे हमें पैसा लेना है, जिससे हमको पैसा लेना है, बिजनेस को पैसा लेना है, क्योंकि हमने उसको उधारी पे गुड्स एंड सर्विसेज दे रखी है, क्योंकि हमने दी है उसको गुड्स एंड सर्विसेज, अब हमको पैसा लेना है उससे, तो इसलिए वो बन जाता है हमारा करंट एसेट। बिजनेस के लिए हमारा करंट एसेट्स बन जाता है एज इट इज पेबल विद इन 1 ईयर, ठीक। आगे देखते हैं, एक 8वां टर्म आता है रिसिप्ट। ये रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट अमाउंट होता है एक तरीके का पैसा, जो कि या तो रिसीव्ड हो गया है या रिसीव होएगा। किसके बदले में? जो हमने गुड एसेट और गुड्स बेचे हैं, जो हमने एसेट और गुड्स बेचे हैं उसके बदले में, ठीक। 2 प्रकार की रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी जब जनरेट होती है जब हम गुड्स बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा अमाउंट, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल यानी कि अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा आगे जाके, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस का नॉर्मल कोर्स है, जो कि जिस चीज का बिजनेस है उस चीज को हमने बेचा। मान लो जिस भी चीज का धंधा मैं कर रहा हूँ, मैं कीबोर्ड बना रहा हूँ, ठीक है, कीबोर्ड बना रहा हूँ, मैं कीबोर्ड बेच रहा हूँ, या तो मैंने बेच दिए कैश में या क्रेडिट पे बेचे, उधारी पे बेचे किसी को, ठीक है। तो या तो मेरे पे पैसा आ जाएगा या फिर मेरे पे वो आ जाएगी, आपका बिल्स रिसीवेबल आज मिल जाएगा मुझे,
कि आपको मतलब जिसको मैं दे रहा हूँ सामान अपना, वो मुझे BR दे देंगे, बेस रिसीवेबल दे देंगे कि लाला जी ये पकड़ो, आपको पैसा 3 महीने बाद मिल जाएगा आपका, आप ये लगा देना, आपका पैसा कैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा अमाउंट होता है या तो रिसीव्ड हो चुका है या रिसीव होगा। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, हमने गुड्स बेच के जो पैसा आता है ना, गुड्स नॉट एसेट्स, दोनों में फर्क है। हम बिजनेस करते हैं गुड्स बेचने के लिए, एसेट्स बेचना हमारा काम नहीं है। जैसे फॉर ए फर्नीचर डीलर, फर्नीचर डीलर के लिए, फर्नीचर की दुकान चलाने वाले के लिए फर्नीचर ही उसका गुड्स है। ठीक है, जो फर्नीचर का सामान बना रहा है, बेच रहा है, जो भी है वो उसका गुड्स है। लेकिन अगर मान लो कोई फर्नीचर से हटके कोई दूसरा बिजनेस करता है और वो अपना फर्नीचर बेच दे, तो वो ये कह सकता है मैंने अपना गुड्स बेच दिया? नहीं, गुड्स उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, वो उसका एसेट, वो सॉरी फर्नीचर उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, वो उसका एसेट्स में आ जाएगा। जैसे एक मोबाइल का डीलर है, मोबाइल उसका गुड्स है, उसके लिए एसेट नहीं है मोबाइल, और इसको इट इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू। तो यही रेवेन्यू कहलाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट ही रेवेन्यू है हमारे लिए। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है? कैपिटल रिसिप्ट उसको कहती है जब हम अपना एसेट्स बेच देते हैं। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो एसेट्स बेचने पे हमें माल पैसा मिल गया या पैसा मिल जाएगा, या तो कैश में बेचा या उधारी पे बेचते, सीधी बात है। तो या तो अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है या अमाउंट रिसीव होगा आगे जाके, रिसीवेबल है। किसके बदले में? एसेट्स बेचने के बदले में। लाइक हमने अपनी मशीनरी बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, ये हमारे एसेट्स कहलाएंगे, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होता। ठीक, जो हमारा एसेट्स बेच के पैसा आता है वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, जो हमारा गुड्स बेच के पैसा आता है वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब हमारा 10वां टर्म आता है और इस वीडियो का आखिरी टर्म है ये, एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर किस भला का नाम है? ये भी अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड, या तो आपने अमाउंट खर्च कर दिया या लायबिलिटी अपने सर पे बना ली, बर्डन ले लिया, यानी कि आपने बेनिफिट ले लिया लेकिन अभी उसे पे नहीं करा है, खर्चा कर दिया है, एक्सपेंडिचर कर दिया है। ठीक, किसके बदले में? या तो आपने एसेट्स खरीद लिए या गुड्स एंड सर्विसेज खरीद ली। ठीक, या आपने एसेट्स खरीद लिए या गुड्स एंड सर्विसेज खरीद ली, और उनके बदले में या तो आपने अमाउंट पे कर चुके हो या फिर आप पे करने का, अब ये पे नहीं करा है, पे करोगे, या लायबिलिटी ले ली अपने सर पे, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका पहला फॉर्म आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज रेगुलर इन नेचर, ये रेगुलर होता है नेचर का, विच इज एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, जो कि 1 साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाता, खत्म हो जाते हैं इसके बेनिफिट। लाइक सैलरीज, वेजेस, रेंट, परचेज ऑफ स्टेशनरी, जब हम इन चीजों पे खर्चा करते हैं तो हम इनको बोल देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी दे दी, वेजेस पे कर दिया, रेंट दे दिया, स्टेशनरी परचेज कर ली, इनके बेनिफिट विद इन 1 ईयर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये हमको, इसका दूसरा नाम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक्सपेंस भी होता है, खर्चा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे पहले तो इरेगुलर इन नेचर होता है, हमें रोजमर्रा में नहीं करते, कभी कभार ही देखने को मिलता है। विच इन्वॉल्व्स परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जहां पर हम फिक्स्ड एसेट को खरीद लेते हैं। इन विच ह्यूज अमाउंट इज इन्वॉल्व्ड, जिसमें मोटा पैसा इन्वॉल्व होता है। लाइक फर्नीचर, जैसे कंप्यूटर, विच विल लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। इसका ये मतलब है खर्चा करा हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिसमें हम एसेट्स को खरीदते हैं, और वो हमारा जो उसके बेनिफिट जो चलते आए वो हमारा 1 साल से ज्यादा के लिए हमें बेनिफिट मिलता है। कोई भी एसेट हम खरीद के लाएंगे 1 साल से ज्यादा ही तो यूज करेंगे उसे। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो एक्सपेंडिचर का रूप है दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही हमारा जो फिक्स एसेट में समझाया था, फिक्स काल्पनिक एसेट जो हमने पढ़ा था अभी,
ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पर देखा था ना ये, ठीक है, बट इट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है, पर इस खर्चे को हम एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ठीक है, वो ये फिक्टिशियस एसेट ही है, ये एक्सपेंडिचर में भी आता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं इसे, और इसे फिक्टिशियस एसेट भी बोल देते हैं। अब टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के होते हैं, दैट इज रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसके बेनिफिट लेस देन 1 ईयर रहते हैं, और आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसके बेनिफिट मोर देन 1 ईयर रहते हैं। इस क्लास को आज यही खत्म करते हैं, इससे आगे का देखेंगे अभी हम नेक्स्ट क्लास में।